अब ये जो नेक्सस है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस है, होली बाबाओं का अनहोली नेक्सस कह सकते हैं हम इसको। हाँ, मैं ऐसा समझता हूँ जैसे पानी है और उसको गर्म कर रहे हैं हम, वो उबलने लगे तो बुलबुले की ज़िंदगी छोटी सी होती है और ये पानी जो है इसकी ज़िंदगी लंबी होती है। तो जो ये गोदी मीडिया है ये लंबी ज़िंदगी वाला है, लेकिन बुलबुला ऊपर ही है। मैं चाहता हूँ कि कोहरे की एक चादर हो, मैं अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ जाऊँ जहाँ पे छोड़ के आया था अपने बचपन को। कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूँ जो रिश्ते छूट गए और कभी न लौटेंगे। क्या बात। कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं जो रिश्ते छूट गए और कभी न लौटेंगे। मैं कड़वे नीम के नीचे बनाऊं एक क्यारी, मैं नन्हे हाथों से पौधे लगाऊं फूलों के, बहार आए तो सब बांट दूं समाने में। मैं चाहता हूं मगर फुर्सत सुखन तो मिले। मैं चाहता हूं मगर तीरशा में गम तो ढले। ये आग और खून की बारिश, ये आंसुओं की झड़ी, कदम कदम पे ये नफ़रत का सरबलंद जुनून। हकीकतें कि जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, ये 4 रोज़ की मोहलत तो दें मुझे हमदम। हकीकतें कि जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, ये 4 रोज़ की मोहलत तो दें मुझे हमदम। कहीं तो शम्मा जले और कहे कि फुर्सत है। लिखो वो नज़्म जो पहले कभी लिखी न थी, लिखो वो नज़्म। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हमारे साथ बहुत सारे लोग आते हैं और वो अपने अपने फील्ड के बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं। वो कविताएं भी लिखते हैं, वो देश की समस्याओं की आवाज़ भी उठाते हैं, वो सत्ता प्रतिष्ठान को आंखें भी दिखाते हैं, वो फिल्में भी बनाते हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ऐसी ही पर्सनैलिटी आज हमारे साथ हैं गौर रज्जा जी। गौर जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया दिनेश। देश में जब भी बोलने की ज़रूरत महसूस हुई है, वो तो ये अच्छा है कि आप खामोश नहीं रहे, आपने बोला है और बहुत स्ट्रांगली बोला है। आपने तमाम विवादों को झेला है, बहुत सारे ट्रोल्स का शिकार आप हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने बोलना जारी रखा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दिनेश जी, एक ख़ास बात यह है कि इंसान और जानवर में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि इंसान सवाल पूछता है जी और उनके जवाब तलाश करता है। अगर हम इंसान हैं तो हमें सवाल पूछना पड़ेंगे और जवाब ढूंढने पड़ेंगे। ये बहुत ही बड़ी, फिर हम जानवर हैं सर। मैंने कुछ तैयारी की है आपको लेके, बहुत कम समय था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा झांक पाऊँ ज़िंदगी में। आजकल सत्ता से पूछने वाली हर आवाज़ को राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही बता दिया जाता है। मुझे भी रोज़ाना ऐसे तमाम सर्टिफिकेट मिलते हैं और आपको तो ये लाखों करोड़ों की संख्या में मिलते हैं। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत कम लोगों को पता है कि आपके माता पिता स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने कैसे आपके विचारों और कार्यों को आकार दिया है, पूरा तसल्ली से मैं जानना चाहूँगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमने अपनी पर्सनालिटी, अपना जो अस्तित्व है, हम जो हैं वो खुद बनाया है, या हम जो पढ़ रहे हैं वो उसकी वजह से बने कि भैया आप बड़ी तोप चीज़ें, आप IIT से पास आउट हैं। मेरी परवरिश अलीगढ़ में हुई, फिर IIT तक गया। तो हमें ये अहंकार हो जाता है कि हम जो हैं वो खुद बनाई हुई पर्सनालिटी हैं, पर ऐसा होता नहीं। अच्छा, हर एक इंसान जो मौजूद है, और हम एक सोशल एनिमल हैं, वो अपनी पर्सनालिटी के अंदर कितने लोगों को समो करके बड़ा हुआ है, पला बढ़ा है, आगे उसकी विचारधारा बनी है, ये उसको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता है जी। अगर मैं इसको दूसरी तरह से कहना चाहूँ तो हमारे घर का जो माहौल था, उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो माहौल था, और उसके बाद
आईआईटी का और दिल्ली का जो माहौल था, इन्होंने मुझे बनाया जो कुछ मैं आज हूँ। यानी कहीं मेरे वालिद मेरे अंदर मौजूद हैं, कहीं मेरी माँ मेरे अंदर मौजूद हैं, कहीं भाई बहन मौजूद हैं, कहीं कोई स्कूल का टीचर मौजूद है, कहीं कोई यूनिवर्सिटी का टीचर मौजूद है। ये सब तो है ही, और इनमें से कुछ याद भी है। लेकिन इसके साथ साथ आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं कोई किताब मौजूद है, कहीं कोई कविता मौजूद है, कहीं कोई लीडर मौजूद है, कहीं कोई लेक्चर किसी ने दिया था जिन लोगों को मैंने सुना मुझे अपने बचपन में, या कोई मुशायरा अटेंड किया था, कभी सम्मेलन में गया था। तो ये सारी चीज़ें हमें ढालती हैं। हमारे घर का माहौल जो खुशकिस्मती है बहुत, वो ये है कि अम्मा अब्बा दोनों पढ़े लिखे थे, हाईली एजुकेटेड थे, यूनिवर्सिटी का माहौल था। तो हमारे घर में ऐसा लगता था कि खाने की टेबल हो या बैठे हुए रिलैक्स कर रहे हों या पढ़ाई कर रहे हों, तो कहीं एक तरफ आइंस्टाइन बैठे हुए हैं जी, दूसरी तरफ न्यूटन बैठे हुए हैं, तीसरी तरफ कालिदास बैठे हुए हैं, चौथी तरफ मीर तकी मीर या गालिब या फैज़ हैं। ये हमको ऐसे थे कि घर के जैसे सदस्य, एक से बात दूसरे में जुड़ती चली जाती थी और उससे हमारे ख्यालात ढल रहे थे जी। दुनिया में क्या हो रहा है, EMS नंबूदरीपाद आए घर रुके, अच्छा, AK गोपालन घर रुके, डॉक्टर चिटनिस घर रुके, शाम को महफिलें लगातार होती थी, उसमें प्रोफेसर इरफान हबीब होते थे घर के ऊपर, या इक़्तिदार आलम खां साहब हुआ करते थे, कॉमरेड KP सिंह हुआ करते थे। ये सारे लोग जो हैं ये चारों तरफ होते थे, तो कानों में बचपन से वो इन्हीं की चीज़ें चल रही, आवाज़ें पड़ती रहती। बहुत सारे लोगों ने मिलके एक को बनाया है। तो मुझे बनाने में तो कम से कम बहुत सारे लोगों का हाथ शामिल है, और इसीलिए एक तरफ साइंस थी, दूसरी तरफ मार्क्सिज्म और पॉलिटिक्स की समझ थी, और तीसरी तरफ लिटरेचर था। तो ये सारी चीज़ें खून में घुलना, हालांकि वो बहुत गलत तरीका है बात को रखने का, पर ये घुल रही थी, घुल गई, और इससे बचपन से ही वैसा माहौल मिला, तो फिर वही सारे फील्ड को आप छूते चले गए। कहीं कविताएं आ गई, स्कूल में पंडित नेहरू आए तो हम स्कूल के बच्चे आगे बिठाए गए, जब वो यूनिवर्सिटी में आए थे तो, या टीटो आए, या वहीं पर फिराक गोरखपुरी को सुना, वहीं पर ही साहिल लुधियानवी को सुना, कैफी आज़मी को सुना। ये सारी चीज़ें जो थी ये असर डाल रही थी। अब इसमें कोई पूछेगा कि और लोगों पे असर डाला कि नहीं डाला, सबको एक जैसा होना चाहिए था, तो वो है कि उसमें घर भी शामिल होता है और पर्सनालिटी भी शामिल होती है। कहीं बाग में जितने तरह के फूल होते हैं, कोई एक दूसरे जैसा होता ही नहीं थी, अलग अलग होते हैं सर। हाँ, वो बदलाव जी तो आता ही है जैसे हम बड़े होते हैं। विज्ञान आपकी ज़िंदगी में बहुत ही, अगर आपकी ज़िंदगी से विज्ञान को निकाल दिया जाए तो शायद गौरजा जी में बहुत कम बच जाएगा ना। बिल्कुल, तो ये दोनों से इश्क था, और बहुत जल्दी ये इश्क शुरू हो गया था। विज्ञान से भी बहुत इश्क था, और लिटरेचर से भी जी बहुत इश्क था। सर, आज के भारत में वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, साइंटिफिक अप्रोच या थॉट्स जिसको कहें, उसके सामने आजकल बहुत चुनौतियां हैं, बहुत ज़्यादा। आज के दौर में जब देश में बाबा ये कहने लग जाएं कि मुझसे अगर रक्षा मंत्री पूछेंगे तो मैं बता दूंगा उनको कि किस समय हमला करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत सारी गलत जानकारियाँ, फेक जानकारियाँ तेज़ी से फैल रही हैं, तो कैसे साइंटिफिक थॉट को बच्चों तक हम डिलीवर कर सकते हैं ऐसे दौर में? ये बहुत मुश्किल सवाल आप कर रहे हैं, तो इसके जवाब को कोई आसान तरीके से देना मेरे लिए मुश्किल है, या किसी के लिए भी मुश्किल है। बात यह है कि हमारा समाज जो है
उस समाज के अंदर अगर एक बच्चे की ज़िंदगी को देखें, और इसको मैंने अपनी किताब में थोड़ा विस्तार से लिखा है बात को, कि अगर एक बच्चे की ज़िंदगी को देखें तो घर के अंदर से जब वो आँख खुलती है सुबह को, तो घर में कोई ना कोई रिलीजियस चीज़ हो रही होती है। अगर वो मुसलमान घर में है तो कुरान या नमाज या कुछ ऐसा हो रहा हो। हर धर्म की अपनी परंपराएं हैं। हर धर्म की अपनी परंपराएं हैं। अगर आप देखें कि हिंदू घर में है तो घंटी बज रही होगी या कोई भजन गा रहा होगा, या शुरुआत इससे कुछ भी हो रहा होगा। हमारे रेडियो और टेलीविज़न तक पे ये सुबह को हो रहा होता है। वहाँ से वो बाहर निकलता है तो बाहर निकलते वक्त दादी या कोई दुआ पढ़ के फूंक देती हैं उसके ऊपर, या कोई काला टीका लगा देता है कि बच्चा आज बड़ा सुंदर ना लग जाए। फिर वो बाहर निकलता है तो देखता है, मतलब हमारे देश में 1 किलोमीटर कोई चल के दिखा दे जहाँ उसको रिलीजियस कोई चीज़ ना दिखाई ना दिखे, या जिससे उसका सामना ना हो। सामना होगा ही होगा। यहाँ तो हम तो दिन की शुरुआत ही राम राम से करते हैं। मंदिर दिखेगा, मस्जिद दिखेगी, दरगाह दिखेगी, गुरुद्वारा दिखेगा, ये सब कुछ दिखेगा। 1 किलोमीटर के अंदर कोई चल के अगर हमारे देश में दिखा दे कि भाई यहाँ कुछ नहीं था, तो वो मेरे ख्याल में डेजर्ट का कुछ एरिया मिल जाए तो मिल जाए, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। अब वो स्कूल पहुँचा तो स्कूल के अंदर शुरुआत फिर से वही होगी, कुरान खानी से हो रही है, नहीं तो गणेश वंदना से हो रही है, नहीं तो सरस्वती वंदना से हो रही है, कुछ किसी न किसी ऐसी चीज़ से। वो दिन में अगर उसका एनकाउंटर है साइंस के साथ तो 45 मिनट का 1 घंटा क्लास है जी, बस एक क्लास। मैथमेटिक्स और मिला लेते हैं, ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि मैथमेटिक्स को भी मान लेते हैं, तो 90 मिनट। अब वो दिनचर्या वापस लौटने तक यही सिलसिला चलता रहेगा। अब वो मार्केट ले गए, उसको दुकान के ऊपर कुछ ना कुछ रिलेशंस रखा हुआ है। मान लीजिए कि उसको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ भी तो बड़ा बदलाव ये आया है प्राइवेटाइजेशन के बाद कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल मुझे दिखा दीजिए ऐसा जिसमें धार्मिक कोई चिन्ह उस पर ना लगा हुआ हो। देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेदांता। मेदांता में घुसते ही इतने धागे बंधे हुए हैं मान्यताओं के कि विज्ञान तो बहुत पीछे छूट जाता है, धागे आगे आ जाते हैं। धागे आगे आ जाते हैं। कम से कम जब तक गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे इस देश में, उनमें ये नहीं था। प्राइवेटाइजेशन के बाद तो हर हॉस्पिटल, हर डिस्पेंसरी, कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, घुसते ही आपको सबसे पहली चीज़ होगी। तो इसको अगर हम इस तरह से देखें कि एक आम नागरिक की ज़िंदगी में जब से वो पैदा हुआ है, आंखें बंद होने तक उसके ऊपर धार्मिक मैसेजेस की छाप लगती है जी। बारिश हो रही है और वो उस बारिश से नहीं बच सकता। तो ऐसे हालात में साइंस का और साइंटिफिक टेम्पर का प्रसार प्रचार बहुत मुश्किल काम। अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि कैसे और मुश्किल बन जाता है ये। इन हालात में एक तरफ पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ मार्केट है। तो अंधविश्वास का अपना एक मार्केट है जो 80 के बाद डेवलप होना शुरू हुआ पिछली सदी में, और वो बहुत बड़ा मार्केट है। और वो मार्केट कॉम्प्लेक्स मार्केट है, वो धार्मिक नहीं है खाली। उसके अंदर करप्शन है, उसके अंदर रेप हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट के आदान प्रदान, लोगों का फिक्स करना, एक दूसरे से बातचीत करवाना, तुम इनका काम कर दो, मैं उनका काम कर दूं, इतने पैसे नहीं उतने ले लो, ये सब कुछ उसके अंदर मौजूद है, उस मार्केट के अंदर, धर्म के नाम के ऊपर, मजहब के नाम के ऊपर। अब ये बाबाओं ने पहचान लिया कि ये मार्केट है, और 80 के दशक के बाद इनका उदय होना शुरू हुआ। इन बाबाओं ने बड़ी जगहों के ऊपर ज़मीनों पे कब्जा किया। इनकी क्लाइंटेल है जिसे ये ख़रीदते हैं ज़्यादातर। अभी आते हुए एक धाम दिखाई दिया रास्ते में जहाँ बड़ी बड़ी बसें आके रुक रही थी। कौन फंड कर रहा है? और ख़ास तौर से ये बम्बार्डमेंट औरतों के ऊपर किया जा रहा है। देश की महिलाओं के ऊपर कहीं ज़्यादा फोकस है।
इसलिए कि देश की जो महिला है वो दिन भर चक्की की तरह से काम करती है घर का, उसके पास इस काम से बाहर निकलने के लिए, घर की चारदीवारी से बाहर निकलने के लिए और कोई तरीका है ही नहीं। यही है बस, धर्म के नाम के ऊपर उसको इजाज़त मिलती है घर से बाहर निकलने की। 1 घंटा 2 घंटा वो जाती जाएगी। तो जो पूरा माहौल है, उस माहौल में जब ये मार्केट क्रिएट हो गया और 90s में तो पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया, ये बलात्कारी बाबा, ये जिन्होंने असलहा रख रखा था, आर्म्स एम्यूनिशंस अपने यहाँ इकट्ठा कर रखे थे, झूठे प्रोविजन देते थे, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, इनका मार्केट से लेना देना। और इन्होंने कब्जा करना शुरू किया बड़ी जगहों पे ही नहीं, बहुत सारी दौलत, मॉडर्न मैनेजमेंट और उसके साथ साथ पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के साथ, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ, आरएसएस के साथ इनका गठबंधन हो गया। वो नेचुरल था ये गठबंधन होना। इसी के साथ साथ धीरे धीरे जब इनका गठबंधन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हो गया, हमने देखा है अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मोदी, आप नाम लीजिए कोई सा बड़ा नेता, वो खुद वाजपेयी, किनके पैर छूते हुए हमें दिखाई देते, इन्हीं बाबाओं के जो आज जेलों में बंद हुए और बलात्कारी। बिल्कुल जी, राइट। तो ये जो रोज नए पैदा हो रहे हैं, रोज नए पैदा, तो ये मार्केट बहुत बड़ा मार्केट था। लेकिन ये बिचौलिए भी बने, जो वोट के बिचौलिए हैं ये। नहीं, अडानी, अंबानी, ये वो इनके और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में बिचौलिए भी बने। तो अब ये जो नेक्सस है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस है, होली बाबाओं का अनहोली नेक्सस कह सकते हैं हम इसको। तो ये साइंटिफिक अप्रोच को आने ही नहीं देंगे सोसाइटी में, ये साइंटिफिक अप्रोच को नहीं आने देंगे। और यहाँ तक हो गया है कि इनको अब एजुकेशन की पॉलिसी डिसाइड करने वाली कमिटीज़ में बिठाया जाने लगा है। 2014 के बाद लोग कहते हैं कि बदलाव नहीं आया है कोई, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बदलाव आया है। बदलाव तो देख नहीं पा रहा है कोई, देखे तो इतना बदलाव, रात दिन का फर्क है। हाँ, जो 70 साल में नहीं हुआ, ये सही कह रहे हैं, नहीं हुआ। बिल्कुल, ये 2-10 साल में हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री पांव पकड़ते घूमते हैं बहुत सारे बाबाओं के, बाबाओं के साथ घूम रहे हैं। और ये तो कभी नहीं हुआ था कि मिनिस्टर्स जा करके एक बाबा की दवा जो है उसको रिलीज करें। 3 मिनिस्टर, एक भी नहीं, हेल्थ मिनिस्टर, अनटेस्टेड बिल्कुल। और उस बाबा की ये हिम्मत पड़ रही है कि वो तो मॉडर्न मेडिसिन को बार बार कोर्ट को चैलेंज देते हैं। वो अभी शरबत पे उन्होंने दिया है। तो ये जो है माहौल, इसमें ये बाबा साइंटिफिक टेम्पर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसलिए हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो पाकिस्तान में हुआ, वहाँ पर साइंटिफिक टेम्पर जो लोग फैलाना चाहते थे, उनके कत्ल किए गए। वो कत्ल हमारे यहाँ भी हुए। हमने भी 4 साइंटिफिक टेम्पर के शहीदों को खोया है। जी, कौन कौन है? ये कहना गलत होगा कि साहब साइंस के साथ तो बुरा व्यवहार सिर्फ यूरोप में किया था और चर्च बहुत ख़राब था, उसने ब्रूनो को जला दिया और गलीलियो को माफ़ी मांगने पे मजबूर कर दिया। नहीं, हमारे यहाँ जान ले ली। नरेंद्र दाभोलकर, कलबर्गी, गोविंद पंसारे, हमारे गौरी लंकेश, हमारे यहाँ भी 4 लोगों को इस वक्त जो टेरर क्रिएट किया गया है, उसका असर साइंस का प्रचार करने वालों के ऊपर डेफिनेटली पड़ा है। बोल नहीं पा रहे वो, डरते हैं, डरते हैं वो आज। और हमारी जो साख बनी 70 सालों में, यानी 2014 से पहले का अगर हिंदुस्तान देखें तो हमारी साख क्यों बनी दुनिया में? इसलिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के कि हमने आईआईटी बनाई, क्योंकि हमने आईआईएम बनाई, और अनकॉम्प्रोमाइजिंगली हमने इसरो बनाया। इसरो बन ही नहीं सकता था अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता।
बड़ी कमियां थी, हमने अपनी ज़िंदगी में लड़ाई लड़ी उन कमियों को दूर करने के लिए, लेकिन ये कि वो साइंटिफिकली टेम्पर्ड था एक हद तक। CSIR बना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खड़े हुए हैं देश में। अब तो आपने हटा दिया डार्विनिज्म को किताब में से, आपने पीरियोडिक टेबल हटा दी, तो ये चौतरफा हलमला है इस वक्त साइंस के ऊपर और साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर। एक तरफ बाबाओं की तरफ से हमला हो रहा है, जान की बाजी लगा रहे हैं लोग इस हमले की बौछार में। दूसरी तरफ से सामाजिक तौर के ऊपर तो जाहिर है कि हर जगह आप मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, इसके अब मस्जिदें तो खैर आजकल बुलडोज की जा रही हैं, मंदिर के नाम पे आप कहीं भी कब्जा कर लीजिए। हर कॉलोनी के अंदर एक छोटा सा मंदिर बना करके। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? हमें दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री कह रहा है प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण है। हमें दिखाई दे रहा है कि एक जज जो कह रहा है वो प्रजनन उससे होता है। अंतरात्मा की आवाज़ भी है। अंतरात्मा की आवाज़, गाय एक्सेल और इनहेल करती है ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन का वर्ड किसी भी, मैं चैलेंज करता हूं, कोई शास्त्र किसी भी जबान का, किसी भी धर्म का ला के दिखा दे कि उसके अंदर ऑक्सीजन का शब्द हो। कहां से लाए तुम ये कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती भी है, निकालती भी है, ऑक्सीजन का नाम ले रहे हो? पहली बात तो ये कि कोई ऐसा वो है ही नहीं जो कहे कि ऑक्सीजन ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए किसी जानवर के। कोई धर्मशास्त्र नहीं कहता, क्योंकि ये नॉलेज ही नहीं थी जब धर्म आए। ऑक्सीजन का वर्ड ही नहीं है, तो तुम क्या अपनी परंपरा की बकवास कर रही हो? और वो भी एक ऐसी महिला को आप जगह दे रहे हैं, उसको MP बना रहे हैं, जो महिला जिसके ऊपर आतंकवाद का अपराध। ये अनिवार्य योग्यता बन चुकी है। अगर आपको राजनीति में सफल होना है तो आपको इस तरह की बातें करने की योग्यताएं विकसित करनी। एग्जैक्टली। तो मैं ये नहीं समझता, अक्सर लोग हंस के टाल जाते हैं। मेरे जैसा ऑर्डिनरी आदमी, कोई और ऑर्डिनरी आदमी इस किस्म की बात करे तो आप उसे कह सकते हैं लगट, कह सकते हैं बकवास कर रहा है ये। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ये सब करते हैं तो फिर नीचे से ऊपर की सीढ़ी अलग हो जाती है। आप सही कह रहे हैं कि योग्यता ये है अब ऊपर सीढ़ी चढ़ने की। अभी एक कवि को सुन रहा था मैं आपके आने से पहले, वो कह रहे थे कि देखो कि देश में कैसा दौर आ गया है, बाबे तो राज कर रहे हैं और जनता जंगलों में जाने के लिए तैयार हो रही है। यही हालात हो रहे हैं। नहीं तो आदमी वैराग्य को लेता था कि कुछ और दुनिया को जानूंगा, अब वो सत्ता में है और जनता बेचारी बाहर जा रही है। बिल्कुल। आपने पहले भी कहा था सर कि भारत में जो वैज्ञानिक संस्थान हैं उनकी जड़ें खोदी जा रही हैं, और इसमें बहुत बवाल हुआ, बहुत लोग उनका ये क्या कह रहे हैं आप। क्या वास्तव में जो भारत की संस्थाएं हैं उनकी जड़ें खोद दी गई हैं? हम जब कहते हैं कि जड़ें किसी चीज़ की खोद दी गई हैं तो उसके लिए प्रमाण भी ज़रूरी है। हम इस तरह के क्लेम नहीं कर सकते जिसके लिए हम प्रूफ, हमारे हाथ में प्रूफ ना हो। तो क्या प्रूफ है इसका? इसका प्रूफ ये है कि क्या हमारे देश के साइंटिस्ट छोड़ के जा रहे हैं संस्थान या नहीं? क्या उनके जो पैसे हैं, जो बजट्स हैं, उनमें कट हुआ है या नहीं? क्या उनको वक्त के ऊपर पैसे पहुंच रहे हैं या नहीं? क्या संस्थानों का नंबर कम हो रहा है, कुछ संस्थान बंद किए जा रहे हैं या नहीं, या बढ़ रहे हैं? क्या उन संस्थानों में साइंस करने के लिए माहौल पैदा किया जा रहा है या नहीं? यही इंडिकेटर। क्या बजट बढ़ रहा है? क्या संस्थानों बजट बढ़ रहा है? साइंस टेक्नोलॉजी का बजट बढ़ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट बढ़ रहा है, या DBT का बजट बढ़ रहा है, या DRDO का बजट बढ़ रहा है? यही तो इंडिकेटर। बिल्कुल जो अगर आप पिछले 2014 मोदी सरकार का वो देखें तो सबका बजट कम हुआ है, नंबर 1। तो पहला इंडिकेटर में तो मामला गया ही। कम हुआ है का क्या मतलब है? 0.5 से 0.8
10% ऑफ जीडीपी बजट रहा है इस बीच में। अगर आप इन्फ्लेशन को लें 10% और आप बजट को स्टैटिक रखें, जितना पिछले साल था उतना ही इस साल दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि 20% कम हो गया, ये 10% कम हो गया जो इन्फ्लेशन, राइट। यानी इसको इस तरह से आम आदमी की भाषा में अगर समझाऊं मैं, कि मैंने देखा कि मेरे लिए एक एक्सरे मशीन चाहिए जी, मैंने उसके लिए अप्लाई किया फंड के लिए डीएसटी को, डीएसटी ने उसे अप्रूव कर दिया, पैसे नहीं भेजे, राइट। मैंने सब कुछ देख लिया कि भाई इतने एक्स रुपए की वो मशीन है, तो उतना ही अप्लाई करूँगा, बिल्कुल, है ना, उससे ज़्यादा तो अप्लाई कर नहीं सकता। कोटेशन मंगाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, उसके बाद पता लगा कि वो 1.5 लाख की मशीन है, तो मैं 1.5 लाख के लिए अप्लाई कर दूँगा। डिले अगर हो गया और अगले साल के बजट में चला गया, इन्फ्लेशन हो गया, 10% बढ़ गई, अब मुझे सब कुछ फिर से करना है, नए सिरे से करना है सब कुछ, राइट। तो ये और महंगाई तो बढ़ती है जी, घटा है पहला इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर क्या छोड़ के जा रहे हैं, इसरो तक के साइंटिस्ट छोड़ के गए हैं, और जगह तो छोड़ दीजिए, बाहर चले गए, बाहर चले गए। इसलिए कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बजट ही अप्रूव नहीं किए, नए सैंक्शन नहीं किए, पुराने जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के थे, यंग स्टूडेंट्स के थे, वो रोक दिए गए। तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहीं और जॉब कर लिया या कुछ और काम करने लगे। भूखा कोई मरने को तैयार नहीं है आज साइंस के लिए भी। ये दूसरा इंडिकेटर। तीसरा इंडिकेटर ये है कि क्या माहौल है। आईआईटीज के अंदर जब आप 5 गव्य रिसर्च के लिए बजट देते हैं गौमूत्र स्नान और ये कहते हैं कि साइंटिस्ट तलाश करें कि गौमूत्र के अंदर सोना है या नहीं है, गोबर के अंदर से सोना निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता, गोबर जो है उससे अगर दीवार लीप दी जाए तो एटॉमिक बॉम्ब भी गिराएंगे तो आप बच जाएंगे। गौमूत्र से स्नान करेंगे तो कोरोना से बच जाएंगे। ये माहौल अगर पैदा आप कर देते हैं समाज के अंदर और संस्थान के अंदर, तो फिर साइंस कैसे होगी। साइंस की जगह नहीं है ना फिर वहाँ पे, फिर वहाँ साइंस घुटन महसूस करेगी। तो साइंस के लिए तो दिमाग को खुला रखना पड़ता है। आपने कल्चर को बदल दिया, आपने साइंटिफिक कल्चर से सूडो साइंटिफिक कल्चर बना दिया। प्रिंसिपल जब दीवारों पे गोबर पोत रहे हों तो फिर बच्चे क्या अप्रोच रखें, किस तरह से करेंगे, उनकी क्या हिम्मत। हमारे बुजुर्ग तो गोबर इसलिए पोतते थे, विकल्प नहीं था उनके पास कोई। गोबर के घर में हम भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर वो मजबूरी थी, जरूरत नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये कि उस पर साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए फंड्स देना, तो आप कहीं से काट के दे रहे हैं ना, काट के दे, किसी और चीज का फंड कटा है वो, किसी और जेन्युइन चीज का। और यहाँ आप पॉलिटिकली ये कह रहे हैं, राजनीतिक तौर पे आप ये बात कह रहे हैं कि हम तुम्हें पहले से बता रहे हैं कि इसमें सोना तलाश करना है। साइंस में जैसा आपने कहा ओपन एंडेड होता है। हाँ, साइंस में रिजल्ट पता ही नहीं होता क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा। एक प्रॉब्लम है आपके सामने, रिजल्ट क्या आएगा वो नहीं मालूम। यहाँ पर आपको पहले से रिजल्ट दे दिया गया कि सोना ही ढूंढना है, कि सोना ही ढूंढना है। अब आप ये बताइए कि पीसी रे को केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है जी। 100 साल से ऊपर की बात हो गई। तब से अब तक हमारे देश में केमिस्ट्री ने लगभग हर हमारे जिंदगी के क्षेत्र में एंट्री ली है। बेहद बेहतरीन केमिस्ट पैदा किए हैं हमने, जिन्होंने बहुत सारी दवाएं दुनिया को दी। ऐसे देश के अंदर जहां आज हर कोने के ऊपर पेशाब टेस्ट करने की लैब मौजूद हो, और आप डॉक्टर के यहाँ जाएं वो सबसे पहले आपको लिख देते हैं ब्लड टेस्ट करो, पेशाब टेस्ट करवाओ, जाओ। और आप 5 कदम चलते हैं वहीं पर ये एक लैब मौजूद होती है। वहाँ आप ये कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि गाय के मूत्र में क्या होता है। इससे ज़्यादा बड़ी बेइज्जती की बात क्या हो सकती है। वो तो
जब आदमी ये के प्रोजेक्ट ही बेइज्जती करने वाला प्रोजेक्ट है, भयानक प्रोजेक्ट है मेरी अब कोई कहता है कि भाई गौमूत्र वो पवित्र मानता है, वो पीता है, वो खाता है, मैं कहूँगा मुझसे दूर रहिए, राइट। लेकिन ये कि उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए कोई कहे, तब फिर मैं कहूँगा कि अब झगड़ा है भाई, ये मानने को मैं तैयार नहीं। आप जब तक होते हैं दूर रहते, साइंस का बजट काट करके आप सूडो साइंस में दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरस्वती रिवर तलाश करो, उसके लिए प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं संजीवनी बूटी निकाल के लाओ, उसके लिए प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। तो कहीं साइंस में से काट रहे हैं ना आप, साइंस का ही कट रहा है जी। तो आपने कल्चर बदल दिया। यंग लोगों को पैसे नहीं मिले वक्त के ऊपर, उन्होंने साइंस छोड़ी, संस्थान बंद कर दिए, निस्टेड्स खत्म कर निस्केयर खत्म, विज्ञान प्रसार खत्म, संस्थान भी आपने बंद कर दिए। आगे तो ये हाल रहे तो भारत के बच्चे अगर कोई साइंस पढ़ना चाहता है तो उसको बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा उसके। विकल्प बचेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, जहां लाखों रुपए दे करके पैसे वाले गरीब लोग बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाएं, जो सक्षम नहीं है वो उनके लिए आज दिक्कतें। दलित, गरीब आदमी, आदिवासी नहीं पढ़ा पाए। सर, विज्ञान और जनता के बीच में एक खाई आज भी है, और क्या प्रभावी तरीका हो सकता है? सरकार तो देखो जैसे चल रही है चलेगी, और सरकारें तो मुझे लगता है कि जो अगली आती है वो पिछली से ज़्यादा भली होती कहला जाती है। तो सरकारें तो ऐसे ही रहनी है, और अब तो और भी ज़्यादा संभावना है इस बात की। तो क्या खाई कैसे पटेगी ये विज्ञान और आम जनता के बीच? पहले तो सरकार वाली बात कर लेते हैं कि देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कम अगर पुराने इतिहास को हम भूल भी जाएं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लें, तो मेनली शिक्षा की जिम्मेदारी, साइंटिफिक टेम्पर की जिम्मेदारी, संस्थान बनाने की जिम्मेदारी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी दुनिया भर में। और वो भी देश जहाँ पर डेमोक्रेसी थी वहाँ भी, और जहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ भी, दोनों जगह ये जिम्मेदारी सरकार की हो गई। लोगों की संस्थान बनाने की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। वो पुराना दौर ख़त्म हो गया कि राजा महाराजा या नवाब वगैरह संस्थानों को पैसे देते थे और चलाते। अब ख़त्म हो गया वो मामला। तो बिना सरकार बदले समाज बदल जाएगा? नहीं होगा। कम से कम साइंस के एरिया में तो नहीं होगा, क्योंकि एक आम आदमी के पास तो टेलीस्कोप आज हो नहीं सकता है, वो अलग जो चाहिए। ठीक बात है, करोड़ों रुपए का। तो एक टेलीस्कोप की ही अगर बात करें तो पुराने ज़माने में दूरबीन हो सकती थी, लगा सकते तो गलीलियो देख सकते थे, आज नहीं है वो पॉसिबल। मंदाकिनी कोई देख रही है तो आप नहीं देख सकते हैं, उसके लिए अलग तरह का टेलीस्कोप चाहिए। तो आम आदमी के पास ये क्षमता नहीं होगी। सरकार बदलना ज़रूरी है इसके लिए, या सरकार का एटीट्यूड बदलना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि किसी भी, आपके जो सवाल का दूसरा हिस्सा है उसका जवाब दूं अगर मैं, तो किसी भी ऐसे समाज में जहां ज़्यादातर ताकतें साइंस के खिलाफ खड़ी हो जाएं, वहाँ पर साइंटिफिक टेम्पर फैलाना मुश्किल हो जाता है। बहुत दुर्लभ सा काम हो जाता है। और ऐसे में आप टापू बना करके साइंस नहीं कर सकते, जिनको आइवरी टावर्स कहा जाता है। कलेक्टिव एफर्ट चाहिए होता है सरकार का। कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, लोगों के बीच में साइंस का एप्रिसिएशन हो, वो साइंस की, साइंटिस्ट की इज्जत करें। हमारे देश के अंदर मेरे सर्वेज ये बताते हैं कि 80% से ज़्यादा लोग जो हैं, जो श्रद्धालु कुंभ मेले में आते हैं, वो साइंस और साइंटिस्ट दोनों की, विज्ञान और वैज्ञानिक की बेहद इज्जत करते हैं। तो हमारे देश में इज्जत की कोई कमी नहीं, इज्जत पूरी है। परेशानी यहाँ खड़ी हुई है कि बाबाओं का उदय एक तरफ और दूसरी तरफ
सरकार साइंस के खिलाफ खड़ी हो गई, तो दोहरी चुनौती हो दुश्मन गई। उसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले 10-20 आवाज़ें कुछ नहीं कर सकती जी। फिर भी क्योंकि अवाम के बीच में इज्जत है साइंस की, उसको इज्जत को ऐसे देख लेते हैं हम कि अभी कोरोना काल से हम निकले हैं, सबकी यादें ताज़ा हैं, पुरानी बातें छोड़ते हैं, अभी की बात ले लेते हैं। बड़ा शोर मचाया गया पाकिस्तान में कि ये वाली आयत बार बार दोहराओगे कोरोना नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या कहा गया कि कोरोनिल को छोड़ दीजिए, बाबा रामदेव की। लोगों ने कहना शुरू किया कि गौमूत्र से नहा लो, नहीं होगा। नहीं, ताली थाली भी बजवा दी, उससे भी नहीं होगा। ताली थाली से वो भी करवा दिया, पर गौमूत्र से भी नहीं होगा। मैंने कहीं बोतल में रखा हुआ गौमूत्र नहीं देखा कि दबाओ, यूँ हाथ मलो उसमें और अंदर चले जाओ। सैनिटाइजर थे, सैनिटाइजर था, हर जगह ही सैनिटाइजर, हर जगह थे। तो ये साइंस की जो हेजेमनी है, साइंस की जो ताकत है, आवाम के बीच में जो इज्जत है, उसमें साइंस यहाँ भी जीती थी। हमारा ये दायित्व है, जो पढ़े लिखे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हम प्रिविलेज्ड हैं। देश की बहुत सारी जनता स्कूल तक भी नहीं पहुँच पाती, जो स्कूल में पहुँच भी जाती है वो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है, 10वां पास करना बहुत मुश्किल काम होता है। और अब प्राइवेटाइजेशन की वजह से और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा पढ़ाई लिखाई का काम। हम जो प्रिविलेज्ड हैं जी, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम साइंटिफिक टेम्पर का प्रसार प्रचार करें, जितना भी योगदान दे सकते हैं दीजिए। थोड़ा सर सामाजिक और राजनीतिक अगर मुद्दों पे बात की जाए तो आपने सीए के समय में भी और जो दिल्ली में दंगे हुए थे उस समय में भी आप देख रहे हैं कि सत्ता अब केवल सत्ता ही नहीं करती, वो एक नैरेटिव बिल्ड भी करती है कि हमें फलाने टॉपिक पे जनता कैसा व्यवहार करेगी अब ये सरकार तय करती है। ऐसे समय में जो असहमति की जितनी भी आवाज़ें हैं, चाहे वो छोटे स्तर की है चाहे बड़े स्तर की है, उनको दबाने और कुचलने की बहुत कोशिशें होती हैं। आपको भी हुई होगी, सबको हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। तो जब ऐसा एक माहौल खड़ा हो जाए तो फिर ये जो असहमति के जो स्वर हैं, इनको ताकत किस रूप में मिल सकती है, कैसे हम इनको मजबूत कर सकते हैं? देखिए, उसका कोई एक तरीका तो नहीं होगा इनको कैसे कर सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है जो याद रखनी चाहिए, और जो सत्ता में लोग आते हैं फैशिस्ट ख़ास तौर से इसे भूल जाते हैं। हाँ, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बात कही कि इंसान और जानवर में बहुत बड़ा फ़र्क है कि वो सवाल पूछता है इंसान और उसका जवाब ढूंढता है। इस नेचुरल प्रवृत्ति को कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। हिटलर नहीं कर पाया, इनकी क्या एक दौर आ सकता है ऐसा, लेकिन डर हो सकता है लोगों में, ये हो सकता है कि लोग अपनी आवाज़ उतने ज़ोर से ना उठा पाएं, लेकिन ऐसे में भगत सिंह पैदा हो ही जाता है। कितना ही अभी अगर आप देखें तो सवाल पूछने वाली कल ही रवीश कुमार ने ही किया है शायद एक वो, जिसमें कितनी महिलाएं खड़ी हो गई जो सवाल पूछ रही हैं और जिनकी आवाज़ है और वो झुकने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। आप मर्दों को तो छोड़ दीजिए, ये पुरुष प्रधान समाज जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें महिलाएं आगे आकर के दबंग तरीके से सवाल पूछ रही हैं, कौन रोक पाएगा उनको? मतलब उम्मीद के दरवाजे बंद नहीं हैं। उम्मीद के दरवाजे बंद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कितना भी दमन हो, दिमाग को सोचने से नहीं रोका जा सकता। टीवी देखते हैं सर आप? नहीं, पिछले 30 साल से नहीं। फेक न्यूज और अंधविश्वास का ये दौर है, और टीवी अगर आप गलती से भी देख लेंगे तो आप ठाके मार के हंसेंगे कि जहां आपने छोड़ा था टीवी को, ये उससे भी नीचे गिरता जा रहा है। तो इसमें जो विज्ञान संचार है वो पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और आपकी बातों से मुझे लगा, पर अभी माहौल नहीं है विज्ञान संचार का ना। तो ऐसे में पाठक ज़रूरी सूचनाएं कहाँ से लें?
लोगों को देखिए अच्छी सूचनाएं तो चाहिए, पर वो कहाँ से लेंगे? देखिए, जिस टीवी की आप बात कर रहे हैं, जिसको रवीश कुमार गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग पिछलगू मीडिया कहते हैं, कुछ लोग झुका हुआ मीडिया कहते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं उनको, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। मैंने इन चैनल्स के ऊपर जाना बंद कर दिया है। जब भी प्रक्षेपण ये वो होता है, कुछ ये बुलाया करते थे पहले, तो अभी भी बुलाते हैं, टेलीफोन आता है और मैं कहता हूँ कि पहले आप देशभक्त चैनल बन जाइए, देशद्रोही चैनल हैं आप, तब मैं शायद ये तो उनके सर्टिफिकेट हैं, ये तो वो बांटते हैं पूरा दिन, ये वो बांटते हैं और ये वो मेरे लिए उनका कहना तमखा होता है, लेकिन मैं उन्हें वो लौटा रहा हूँ। दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं, तो मैं हिसाब चिकता कर लेता हूँ उनके साथ। मुझे उम्मीद है आप जैसे छोटे एफर्ट से, और मैं ये सिर्फ आपसे नहीं कह रहा हूँ, तो ये आपको खुश करने वाली बात हर छोटी आवाज़ को कह रहे हैं। मैं हर छोटी आवाज़ को जो मुझे अप्रोच करती है, मुझ तक पहुँचने की कोशिश करती है, मैं ना नहीं कहता। ये बड़ी बात है सर, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी के मूवमेंट में छोटे अखबारों ने, छोटे पैम्फलेट्स ने, छोटे मैगज़ीन ने, जिनकी ज़िंदगी भी छोटी थी, बड़ा रोल अदा किया, बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और उन्होंने लोगों की कॉन्शियसनेस, मानसिकता को ढालने का बहुत बड़ा काम किया है। तो मुझे उम्मीद सारी आप जैसे एफर्ट से, ये एफर्ट्स अगर चलते रहेंगे और इन्हें कोई रोक नहीं सकता। आज हिंदुस्तान में बंद एक कर को देंगे, मिटाएंगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा, आवाज़ें तो उठेंगी ना। हाँ, मैं ऐसा समझता हूँ जैसे पानी है और उसको गर्म कर रहे हैं हम, वो उबलने लगे, तो बुलबुले की ज़िंदगी छोटी सी होती है और ये पानी जो है इसकी ज़िंदगी लंबी होती है। तो जो ये गोदी मीडिया है ये लंबी ज़िंदगी वाला है, लेकिन बुलबुला ऊपर ही है, कितनी भी छोटी ज़िंदगी क्यों ना हो। बिल्कुल सर, और वो एक के बाद एक निकलते रहेंगे, रोक नहीं सकता है। अगर नीचे गर्मी है, शोला जल रहा है, तो बुलबुलों को ऊपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी बात है सर ये आपने। कविता आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और आपकी एक कविता है सर, मैं चाहता हूँ। आपने अंधेरे दौर में रोमांटिक कविताएं लिखने में अपनी असमर्थताएं जताई हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ये मैं चाहता हूँ कविता अगर सुना दें हमें दर्शकों को। मैं ज़रूर सुना देता हूँ आपको। इस कविता का इंट्रोडक्शन भी इस कविता जैसा ही है, इसका हिस्सा है। एक मुशायरे के बाद, तब तक मुशायरे में बुलाते थे मुझको, अब बुलाते हुए डरते हैं कहीं लेट ना पड़ जाए। तो उस मुशायरे के बाद, बेंगलोर में था मुशायरा, एक बच्चा आया मेरे पास और उसने कहा कि आप साइंटिस्ट हैं, और ये 2003 की बात है, यानी 2002 होके चुका था। आप साइंटिस्ट हैं, मैं आपसे बात करने के लिए रुका था, आप कुछ अच्छी कविताएं नहीं कह सकते इसमें? उगता हुआ सूरज, खिलते हुए फूल, बिखरी हुई जुल्फ़ें, खूबसूरत आँखें, आपकी कविताओं में बड़ा मारकाट और खून खराबा है, तो ऐसा नहीं क्यों होना है? चाहिए। तो ये बच्चे की जिज्ञासा थी, उसके जवाब में थी। उसने ये भी बताया था कि वो IT एक्सपर्ट है, यंग था। मैं चाहता हूँ कि पर्वत पे एक नज़्म लिखूं, एक ऐसी नज़्म जो पहले कभी लिखी न गई। मैं चाहता हूँ कि झरनों का बांकपन लिख दूँ, ये चाहता हूँ कि कागज़ पे काले लफ्ज़ों से करूँ मैं सब्त किसी शाम का तमाम सहर। धनक के रंग से खेलूँ, लिखूँ कि कुदरत ने मेरे कलम के लिए ही रचे हैं राज ये सब। मैं चाहता हूँ कि पर्वत पे एक नज़्म लिखूँ, एक ऐसी नज़्म जो पहले कभी लिखी न गई। मैं चाहता हूँ कि झरनों का बांकपन लिख दूँ, ये चाहता हूँ कि कागज़ पे काले लफ्ज़ों से
करूं मैं सप्त किसी शाम का तमाम सैर, धनक के रंग से खेलूं लिखूं कि कुदरत ने मेरे कलम के लिए ही रचे हैं रात से सब। मैं चाहता हूं किसी शाम बैठूं फुर्सत से। वाह सर। मैं चाहता हूं किसी शाम बैठूं फुर्सत से, वो शाम ऐसी हो जिस पर गुमा हो सुबह का। मैं तेरी आंखों की, जुल्फों की, तेरे होठों की, तेरे बदन की, तेरे पैरहन की बात करूं। कोई ख्याल ना हो, कोई ख्याल ना हो, बस ख्याल हो तेरा, तेरे ख्याल में भीगी हुई हो सारी फजा। मैं चाहता हूं कि सर्दी की एक सुबह हो, मेरी बयाज, बयाज कहते हैं राइटिंग पैड जी। मेरी बयाज मेरे पास हो लौह कलम, मेरे करीब हो बरगद का पेड़ जो मुझसे, मेरे करीब हो बरगद का पेड़ जो मुझसे। ज़माना पहले ये सरगोशियों में कहता था, बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोलापन। वो सारी राज की बातें मैं हूबहू लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोहरे की एक चादर हो, मैं अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ जाऊँ जहाँ पे छोड़ के आया था अपने बचपन को। कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं जो रिश्ते छूट गए और कभी न लौटेंगे। क्या बात। कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं जो रिश्ते छूट गए और कभी न लौटेंगे। मैं कड़वे नीम के नीचे बनाऊं एक क्यारी, मैं नन्हे हाथों से पौधे लगाऊं फूलों के, बहार आए तो सब बांट दूं समाने में। मैं चाहता हूं मगर मैं चाहता हूँ मगर फुर्सत सुखन तो मिले। मैं चाहता हूँ मगर तीरशा में गम तो ढले। ये आग व खून की बारिश, ये आंसुओं की झड़ी, कदम कदम पे ये नफ़रत का सरबलंद जुनून। हकीकतें कि जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, ये 4 रोज़ की मोहलत तो दें मुझे हमदम। हकीकतें कि जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, ये 4 रोज़ की मोहलत तो दें मुझे हमदम। कहीं तो शम्मा जले, कहीं तो शम्मा जले और कहे कि फुर्सत है। फुर्सत। लिखो वो नज़्म जो पहले कभी लिखी न थी, लिखो वो नज़्म। क्या बात है सर। बहुत बहुत कुछ कह दिया इस कविता ने ना। आज के दौर में कविता लिखना मुश्किल हो गया है ना सर। हाँ, अगर स्तुति में लिखी जाए तो मुश्किल नहीं है। अच्छी कविताओं को लिखने का साहस जुटाना पड़ता है और उनको फिर सुनने वाले दर्शक चाहिए, सही है ना। बिल्कुल। तो मुशायरों में भी चुन चुन के आते हैं लोग। मैं कई कवि सम्मेलनों में गया, इस बात की होड़ लगी रहती है कि कौन कितना गिर के दिखाएगा। ये पता नहीं कैसा भारत हो गया हमारा। जाहिर है कि एक आर्टिस्ट जो है उसका सत्ता के साथ 36 का आंकड़ा होता है जी। और अक्सर ये कहा जाता है कि आर्ट जो है वो आईना होती है समाज का। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो सिर्फ आईना नहीं होती है, वो एक ऐसी तस्वीर भी पेश करती है और ये उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो ऐसी तस्वीर पेश करे जिससे दुनिया बेहतर हो सके। तो आज की कमियों पे नज़र रखना ये शायर का, लेखक का, कलाकार का ये दायित्व है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन शायर को, लेखक को जाहिर है कि रोज़ी रोटी भी चलानी होती है, उसको अपने श्रोता भी चाहिए होते हैं। ऐसे दौर जब आते हैं तो शायर हो, कवि हो, कलाकार हो या किताबें हों लेखक की हाथ से निकली हुई, वो 2 हिस्सों में बंट जाती हैं। एक वो हो जाती हैं, एक वो धड़ा होता है जो कि सत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, ना चाहते हुए भी। मजबूरी में हो जाता कई बार। मजबूरी में, क्योंकि मैं ये यकीन रखता हूँ कि शायर का काम और शायर अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझता है और शब्दों की जिम्मेदारी को भी वो समझता है। तो जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो मजबूरी में करता है।
इस मजबूरी में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए शायर दिखाई दे रहे हैं। पर ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 के पास सबसे पहले कलाकार ही थे जिन्होंने अवार्ड्स वापस करके प्रोटेस्ट किया कि ये हमारा देश किधर जा रहा है। मुझे फ़ख्र पहली है, कोशिश थी वो। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ सबसे पहले प्रोटेस्ट जो है वो शायरों की, कलाकारों के, म्यूजिशियंस के, गलूकारों, आर्ट से जुड़े हुए लोग थे, आर्ट से जुड़े हुए लोगों का पहला वो था जी। ये बात जर्मनी में भी नहीं हो पाई थी, तो फख्र करना चाहिए। लेकिन हम 2014 से के बाद तो सर बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने अपने पुल लोग के नीचे खरीदे से हैं, बहुत पानी बह चुका है, खरीदे हैं लोग, उन्होंने बिके हैं लोग, हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है। डरे हैं लोग, सिर्फ बिके ही नहीं है, संभल संभल के पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ते जिनसे अगली बार उन्हें ना बुलाया जाए, ना बुलाया जाए, क्योंकि फिर रोजी रोटी पे लात लग जाएगी तो क्या करेंगे। आपकी एक और कविता है सर, मेरा अभी एक जी वाकया है बहुत जी, बताइए। पर्सनल किस्म का, बताइए सर। वो शेयर कर लूँ कि मैं स्टेज पे बैठा हुआ था, किसी ने बुला लिया था मुशायरे में, तो दूसरे एक बड़े शायर मेरे पास से गुजरे स्टेज के ऊपर, वो टॉयलेट जा रहे थे और उन्होंने मेरा कंधा पकड़ा और कहा, बड़े पागल लोग हैं, आपको फिर बुला लिया। तो उन्होंने मजाक में ये बात कही थी, लेकिन ये शायद समाज तो का एक लाइन में अपनी बात रख देते हैं ना, उन्होंने जो कहना था वो मुकम्मल बात थी, अपने आप। मुकम्मल बात कर ली उन्होंने। वो अक्कासी थी समाज में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के। आपकी एक और कविता है सर, और मेरा मन मतलब कर रहा है उसको, मैं आग्रह करूंगा, मेरा क्या कसूर था माँ, सुना दें हमारे दर्शकों को। नहीं याद है, नहीं याद है। किस दौर में लिखी आपने ये कविता और क्या भाव थे उसमें? देखिए, ये मेरी बात जावेद अख्तर साहब से हो रही थी, तो मैंने ये कहा कि जावेद भाई, मैं उन्हें जावेद भाई कहता हूँ, जावेद भाई, एक तो ये बात है कि कलम किसी और चीज़ पे उठ ही नहीं रहा, और दूसरी ये है कि कितनी बार आप कहेंगे उसी बात को, कितनी तरह से कहेंगे, बदलाव कितने कोण से पकड़ेंगे उसको, सिरों को। हाँ, तो जावेद भाई का ये जवाब था उसमें कि ये किसी भी कलाकार या शायर के लिए बहुत ही बुरी बात है कि उसका कलम और मुद्दों के ऊपर ना उठे, कुछ ख़ास मुद्दों पे अटक जाए। जी। तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि ये हमारे लिए, समाज के लिए नुकसानदेह बात है। मैंने ये कविता का संदर्भ भी वही है जो समाज में हो रहा है, और 3-4 हैं जो बलात्कार के भयानक इंसिडेंट हुए हैं बच्चियों के साथ, उसके ऊपर जो कविताएं लिखी हैं, उनका पढ़ना भी बड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि वो पूरे ऐसा लगता है जैसे घटनाओं का पुनर्चित्रण हो रहा है ना। तो मेरी दुआ ये है कि मेरी सारी शायरी जो है वो एक दिन कोई बड़े आराम से कह सके कि ये पुरानी शायरी आज के दौर में प्रासंगिक नहीं है, आज के दौर में आप चाहते कि आपकी शायरी मैं अपने को सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत महसूस करूँगा जब एक ऐसे दौर से गुजरूँगा, या गुजरेगी दुनिया, जब कहेगी कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अब नहीं है, ये किसी दौर में लिखी गई थी बस। एक वैज्ञानिक के रूप में, कवि के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, तीनों भूमिकाओं में आप कैसे संतुलन बनाते हैं सर, और क्या टकराव होता है आपस में इनका? टकराव तो होता है, लेकिन अगर मजाक में मैं आपकी बात को का जवाब दूं तो यही कि एक्टिविस्ट के बीच में मैं शायर हूँ, शायरों के बीच में एक्टिविस्ट हूँ,
और साइंटिस्ट के बीच में मैं एक्टिविस्ट और शायर हूँ, बड़ी आसानी से ज़िंदगी इधर से उधर हो जाती है। मतलब पूरे दिन का पता ही नहीं चलता कैसे। दिन का पता नहीं चलता और कोई चैलेंज भी नहीं होगा करता, क्योंकि साइंटिस्टों के बीच में अगर आप शायर की हैसियत से हैं तो साइंटिस्ट बेचारे कहेंगे हाँ ठीक है ये तो शायर है, इससे क्या बात करें। पर यह है कि अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है, जो हर इंसान में होती है, कोई ख़ास बात नहीं है मेरे अंदर, उसका आप इस्तेमाल किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। आप उसका इस्तेमाल फिल्म बनाने के लिए कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल शायरी के लिए कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल एक्टिविज़म के लिए कर सकते हैं, और आप उसका इस्तेमाल वो 5% चाहिए साइंस के लिए भी। वो खूबसूरती आपको साइंस में भी दिखाई देगी। साइंस में भी जब आप दिल से देखेंगे और आपकी नज़र तेज़ होगी कि एक इक्वेशन है G = m1 × m2/r²। ये छोटी सी इक्वेशन जिसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट, 2 नंबर G, M, R, 1 और 2, और ये एटम के अंदर क्या हो रहा है उसको भी एक्सप्लेन कर रही है, हमारे सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है उसको भी एक्सप्लेन कर रही है, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है उसको भी एक्सप्लेन कर रही है। ये अगर खूबसूरत कविता नहीं है तो फिर क्या है खूबसूरत कविता? न्यूटन की एक सिंपल सी गुरुत्वाकर्षण की इक्वेशन, मुझे ये खूबसूरती E = mc² में दिखाई देती है, मैक्सवेल्स की इक्वेशन में दिखाई देती है। तो मेरे लिए ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ये बाउंड्रीज जो जनरली मेंटल लेवल पे लोगों ने खींच रखी हैं, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखती है। आज के दौर में जब देश और दुनिया कई तरह के संकटों का सामना कर रही है सर, कि ऐसा नहीं कि भारत ही चैलेंज में है, अमेरिका तक सब लोग एक बहुत बड़ा चैलेंज इस पूरी दुनिया के सामने है। उस दौर में, और कहते हैं कि एक साइंटिस्ट कभी निराश नहीं होता, वो प्रयोग पे प्रयोग करते हैं, और आप तो फिर आपके अंदर कई गौर हैं, तो आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा और जो आशा का स्रोत है वो क्या है? प्रेरणा के बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन आपकी बात का अगर जवाब दूं तो साहिर लुधियानवी की नज़्म गाने से हो जाए। गाना कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। यहाँ है आशा की किरण, यहाँ है उम्मीद। लास्ट सवाल है सर, क्या आपको लगता है कि युवाओं को ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए सामाजिक मुद्दों पे, जबकि युवा आजकल अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं? युवाओं को होना चाहिए नहीं, ये युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो सक्रिय होना ही चाहिए उनको। ये जिम्मेदारी है इसलिए कि अगर वो सक्रिय नहीं होते और वो हमसे बेहतर नहीं होते और वो हमारी नस्ल जो थी उससे ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते, तो फिर इंसानियत का विकास रुक जाएगा। जिसका मतलब ये है कि हमारी नस्ल को या हमसे पहले वाली नस्ल को उन्होंने जैसे भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की, ये जिम्मेदारी है हमारी कि हम अगली नस्लों को अपने से बेहतर बनाएं, और अगली नस्लों की ये जिम्मेदारी है कि वो हमसे बेहतर बनने की कोशिश करें और हर फील्ड में बनने की कोशिश करें। किसी एक फील्ड में, यानी साइंस में या टेक्नोलॉजी में या हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में या इकोनॉमिक्स में बेहतर नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में वो पिछली नस्लों के मुकाबले में बेहतर हों, तभी देश का, समाज का, खुद उनका, उनके ख़ानदान का और पूरी मानवता का विकास होगा। जी, भारत के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप अभी आज के दौर में? अगर करें वो सीधा जुड़ा हुआ है सवालों के भविष्य से।
हमारी अगले आने वाली नस्लें कौन से सवाल पूछती हैं और कौन से जवाब तलाश करती हैं उनकी, इससे सीधा जुड़ा हुआ है। और हर देश का, खाली हमारा नहीं, हर देश का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है जी। वो साइंस आपको ये नहीं बता सकती कि आप नफ़रत करें लोगों से या मोहब्बत करें। साइंस आपको ये नहीं बता सकती कि आप जंग के साथ खड़े हों या अमन के साथ खड़े हों। साइंस आपको ये नहीं बता सकती कि आप ऊंच नीच में यकीन रखें या बराबरी में यकीन रखें। साइंस आपको ये नहीं बता सकती कि महिलाओं को के ऊपर दमन करके उनको कैद करके रखना ज़रूरी है या महिलाओं की आज़ादी के साथ आप खड़े हैं। ये जवाब आपको खुद देने होंगे, खुद तलाशना। और ये जवाब ब्रह्मांड जिसने सब कुछ रचा है, जिस तरह से रचा है पिछले 14 बिलियन ईयर्स में, वो आपको नहीं बताएगा। वहां से आप सीख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, मंदाकिनियां कैसे बनी, वो खोज सकते हैं आप सब कुछ। पर ये सवाल ऐसे हैं जो आपको खुद तय करने पड़ेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं। क्या आप इसलिए इस धरती पर मौजूद हैं कि इस धरती को नष्ट कर दें, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं, आप जंगें लड़ें, एक दूसरे को मारें, ऊंच नीच धर्मों में अपने को बांट लें, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर दे, या हम लकीरें खींच दें, देशों की लकीरें खींच दें? क्यों? सारी मानवता एक हो सकती है। ये फैसला खुद करना पड़ेगा। जहां आप पैदा हुए हैं उससे मोहब्बत में कोई परेशानी नहीं, पर ये जो लकीरें खींची हैं हमने, ये 300 साल पुरानी है। इससे ज़्यादा पुरानी लकीर कोई नहीं इस धरती के ऊपर जी। और इन लकीरों को मेंटेन करने का खर्चा मानवता जो उठा रही है वो भयानक है। वहां पे हमें तार बड़ी लगाने कीमत दे पड़ते रही हैं, है। उसकी कीमत चुका रही है मानवता, और फिर उन लकीरों की वजह से जंग है। फैसला हमें और हमारी आगे आने वाली नस्लों को करना। कल कहीं लिखा था सर मैंने फेसबुक पे कि प्रेम करना मनुष्य का सहज स्वभाव है, मेहनत तो नफरत करने में लगती है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और हम देखिए पूरी दुनिया में कितनी मेहनत नफरतों पे हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि प्रेम करने में कुछ नहीं लगता। बिल्कुल। है ना। उम्मीद है सर जैसी धरती आप चाहते हैं वैसी धरती हो जाइए, और सपने देखना कोई बुरी आदत भी नहीं है। हम अगर सपने देखना बंद कर दें तो फिर बदलाव नहीं आएगा। अब सिंपल सी बात ले लीजिए कि मैं अभी घर जाना है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ख्याल आएगा कि मैं कहाँ से कहाँ जाऊँगा, कैसे चलूँगा, कौन सा रास्ता लूँगा। ये सबसे पहले मेरे दिमाग में ख्याल आएगा। अब ख्याल के बाद मैं यहीं बैठा रह जाऊँ तो घर तो नहीं पहुँचूँगा। नहीं पहुंच सकते, तो मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ तक जाने। मेहनत करनी पड़ेगी। सपने देखना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। हो सकता है फल आज ना मिले, बहुत सारे ऐसे ख्याल हैं जिनको लोगों तक, आवाम तक पहुंचने में सदियां लगी हैं। एक बेहतर दुनिया का ख्वाब भी हो सकता है सदियां लगे, पर पूरा ज़रूर होगा। शुक्रिया सर, आप आए और आपने इतना समय निकाला, और आपसे बातचीत करते हुए मुझे ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं कोई इंटरव्यू कर रहा हूँ या कि बातचीत। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी पेड़ के नीचे छाया में बैठा सुकून के 2 सांस ले रहा हूँ। और मैं आपको बहुत आभारी हूँ कि आप आए और आपने बात रखी, और शुक्रिया सर। नमस्कार।